तो दोस्तों, ब्रेन बूस्टर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है, जो मिट्टी है, उसमें आखिर कौन कौन से राज छिपे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत की अलग अलग कमाल की मिट्टियों से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि उन्हें क्या परेशानियां हो रही हैं, और आखिर में हम ये भी सीखेंगे कि हम अपनी धरती को बचाने वाले सुपर हीरो कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि कहीं की मिट्टी एकदम भूरी होती है तो कहीं की बिल्कुल काली? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि भारत में इतनी अलग अलग तरह की मिट्टी आखिर पाई क्यों जाती है। देखिए, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो हमारी मिट्टी को उसके रंग, उसकी मोटाई, बनावट और वो कितनी पुरानी है, इन जैसी कई बातों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी किताबों को अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलमारी में रखते हैं। चलिए अब अपना टूर शुरू करते हैं भारत के उत्तरी मैदानों से, मतलब गंगा यमुना के मैदानों से, और वहाँ की सबसे खास मिट्टी से मिलते हैं। तो ये है जलोढ़ मिट्टी, जिसे अलूवियल सॉइल भी कहते हैं। और पता है, ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई है, खास तौर पर जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ। ये मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि हजारों सालों से हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इसे अपने साथ बहा कर लाती हैं, और इसीलिए यहाँ गन्ना, चावल, गेहूं और दालें सब कुछ खूब होता है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी भी ना दो तरह की होती है। एक होती है बांगर, जो कि पुरानी मिट्टी है और नदी से थोड़ी दूर मिलती है, और दूसरी होती है खादर, जो नई है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है और ये नदी के बिल्कुल पास वाले इलाकों में पाई जाती है। तो अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं और भारत के दक्षिणी पठारी इलाके, जिसे हम डेक्कन प्लेटो कहते हैं, वहाँ की अनोखी मिट्टियों के बारे में जानते हैं। यहाँ हमें सबसे पहले मिलती है काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ये मिट्टी ना कपास की खेती के लिए इतनी अच्छी है कि लोग इसे प्यार से कपास वाली काली मिट्टी भी बुलाते हैं। पता है, ये मिट्टी लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावे से बनी है, और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये पानी को किसी स्पंज की तरह अपने अंदर सोख कर रखती है, और जब तेज गर्मी पड़ती है ना, तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे जमीन के अंदर तक हवा पहुंचती है। ऐसा लगता है मानो मिट्टी गहरी सांस ले रही हो। अब पठार के उन हिस्सों में चलते हैं जहां बारिश थोड़ी कम होती है। यहाँ हमें देखने को मिलती है खूबसूरत लाल और पीली मिट्टी। इसका जो लाल रंग है वो चट्टानों में मौजूद लोहे यानी आयन की वजह से होता है, और मजे की बात यह है कि जब इसी मिट्टी में पानी मिल जाता है तो ये किसी जादू की तरह अपना रंग बदलकर पीली हो जाती है ना कमाल? तो हमारा सफर अब हमें भारत के दो बिल्कुल अलग अलग इलाकों की तरफ ले जा रहा है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो दूसरी तरफ सूखे रेगिस्तान। भारत में देखिए, लैटेराइट मिट्टी है जो ज्यादा बारिश वाले इलाकों में मिलती है और चाय कॉफी के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं रेगिस्तान में रेतीली और सूखी मिट्टी है, और पहाड़ों पर जंगलों वाली उपजाऊ मिट्टी। सच में भारत में मिट्टी की इतनी वैरायटी है। अच्छा, तो इस टेबल से ना सब कुछ एक नज़र में एकदम साफ हो जाता है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और उसमें कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी मिलेगी उत्तरी मैदानों में और काली मिट्टी मिलेगी दक्कन के पठार में। हमने इतनी सारी कमाल की मिट्टियों के बारे में तो जान लिया, पर अब कहानी में आता है एक विलन, जिसका नाम है सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव। तो ये सॉइल इरोजन आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत का पानी या हवा के साथ बह जाना। बस ये सोचिए कि जब तेज बारिश होती है तो कैसे मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। बस वही है मिट्टी का कटाव। अब देखो, ये कटाव हवा और पानी जैसी कुदरती ताकतों से तो होता ही है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब हम इंसान अंधाधुंध पेड़ काटते हैं या फिर गलत तरीकों से खेती करते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा हर कहानी में होता है, विलेन है तो हीरो भी है, और हमारे पास इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सुपर हीरो वाले तरीके भी हैं। हम सब मिलकर मिट्टी को बचा सकते हैं, जिसे कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन।
मिट्टी को बचाने के लिए किसान कई कमाल के तरीके अपनाते हैं। जैसे एक है कॉन्टूर प्लाउइंग, इसमें ढलान पर गोल गोल जुताई करते हैं ताकि पानी तेजी से न बहे। या फिर टेरेस फार्मिंग, जहां पहाड़ों पर सीढ़ियां जैसे खेत बना दिए जाते हैं। और तेज हवा को रोकने के लिए खेतों के किनारे पेड़ों की एक लाइन लगा दी जाती है, जिसे शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारी मिट्टी सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारा भविष्य है। इसे समझना और इसकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमने मिट्टी की इस पूरी कहानी को समझा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस कीमती खजाने को बचाने के लिए हर कोई अपना हीरो कैसे बन सकता है। क्या एक पौधा लगाकर, या फिर पानी को बर्बाद होने से रोककर? याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।